बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भली का और ताकि जैसे प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जो तो यकीनन अज तमाम वरो ॾींहं हर को ईद जी तैयारियुनि में मसरूफ़ आहे। असांखे इहो बि ख़बर आहे कि सेनेट जो इजलास थियो आहे जंहिंमें चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी जो चूंडिजी वियो आहे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इज़ नाउ द न्यू चेयरमैन सेनेट। यकीनन अॻोणा वज़ीर आज़म रही चुकिया आहिनि, तमाम वॾी शख़्सियत पीपल्स पार्टी जी, ऐं अॼु हो चेयरमैन सेनेट ठही विया आहिनि। यकीनन हुननि खे चेयरमैन सेनेट ठाहिण में पीपल्स पार्टी जो हथ आहे, MQM जो आहे, PMLN आहे ऐं JUIFA आहे। ऐं गिलानी साहब चेयरमैन ठहण खां पोइ जेका तकरीर कई हुननि में तमाम पार्टीज़ जो शुक्र बि अदा कयो। ऐं ॿियो जेका ॻाल्हि हुननि कई उहा तमामु सोचण जे लाइ असांजी ज़रूरी आहे। यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट पहिरीं तकरीर में पंहिंजी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खे यकीनन ख़राज तहसीन पेश कयो ऐं इहा ॻाल्हि बि साईं चई त सुप्रीम कोर्ट इहो मञे वरितो आहे त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो जुडिशल मर्डर थियो, जॾहिं की असांखे ख़बर आहे कि सुप्रीम कोर्ट पंहिंजे फ़ैसिले में वाज़े चयो कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खे फेयर ट्रायल न मिलियो आहे ऐं जेको नैरेटिव पीपल्स पार्टी जो रहियो सदाईं जुडिशल मर्डर जो, उहो सुप्रीम कोर्ट एडमिट न कयो, हुनखे क़बूल न कयो ऐं जेको फ़ैसिलो ॾिनो आहे हुन में वाज़े चई छॾियो कि फेयर ट्रायल न मिलण जे करे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खे फांसी मिली, जेको ग़लति ट्रायल हुननि खे मिलियो आहे। जुडिशल मर्डर जो, अदालती क़त्ल जो एतराफ़ अदालत न कयो। पर अॼु यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट ठहंदे ई पंहिंजी पहिरीं तकरीर में इमोशनल थी विया, आबदीदा थी विया, अखियुनि में ॻोढ़ा अची विया, जिन हुननि इहा ॻाल्हि कई कि सुप्रीम कोर्ट बि मञे वरितो कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो अदालती क़त्ल या जुडिशल मर्डर थियो। यकीनन हिकिड़ी वॾी अचीवमेंट आहे। ॿियो असांखे इहो बि ख़बर आहे कि सेनेट जे इजलास लाइ PTI वारनि जो इहो ई नैरेटिव आहे कि इहो गैर आइनी गैर क़ानूनी इजलास आहे, छो जो ख़ैबर पख्तूनख्वा जा सेनेटर्स हिन में शामिल कोन आहे, हुननि अञा ताईं पंहिंजो हलफ़ न वरितो आहे। इहो बि अॼु प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। ॿियो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अॼु असां वॾी तेज़ी ॾिठी आहे। ईद खां अॻु में यकीनन स्टॉक मार्केट में बि वॾी तेज़ी आई आहे। 70,000 KSE 100 इंडेक्स क्रॉस कयो। यकीनन इहो वॾी अचीवमेंट आहे स्टॉक मार्केट लाइ। इन जी हिकिड़ी वजह सऊदी अरब जो दौरो वज़ीर आज़म जो इन्वेस्टमेंट जो वादो आहे। ॿी वजह ऑफकोर्स ईद मथे ते आहे त हर कोई चाहींदो आहे कि प्रॉफिट थोरो अचे ऐं मार्केट में जेतिरी मैन्युपुलेशन आहे इहो तव्हां खां वधीक केरु थो ॼाणे। ॿी असां ॻाल्हि कंदासीं, जेको ईद अचण वारी आहे, तयारियूं ज़ोरो शोर सां जारी आहिनि ऐं काफ़ी माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके ईद अफोर्ड कोन था करे सघनि, हुननि खे पंहिंजी ईद ते कीअं यादि रखूं, इहो बि अॼु प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। पहिरियों सियासत खे डिस्कस करण लाइ असांखे जॉइन करे चुकिया आहिनि सेनेटर हुमायूं खान मोहम्मद साहब। हुमायूं खान साहब अस्सलाम वालेकुम और आपको एडवांस ईद मुबारक सर। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। सर बहुत मेहरबानी, आपको भी और आपके तवज्जुह से सारे पाकिस्तानी जो सुन रहे हैं सबको ईद मुबारक। अब हुमायूं साहब, आज हम देख रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ओहदा अपना संभाल लिया है और उन्होंने अपनी पहली तकरीर में इमोशनल होते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जुडिशल मर्डर किया गया। लेकिन सर, हमने जो वो सुप्रीम कोर्ट की फैसला देखा और पढ़ा, उसमें तो वाज़ेह लिखा था कि फेयर ट्रायल नहीं मिला। तो फिर आपकी नज़र में क्या चेयरमैन सेनेट ने आते ही सर गलत बयानी की है, गलत कोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए इस तरह है कि सबसे पहले आज जब सेशन शुरू हुआ तो अली जफर साहब ने उठ के 2-3 बातें बताई। उन्होंने आर्टिकल 59 पढ़ा जो बताता है कि एक सेनेट की क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होती है। 96 सेनेटर्स आते हैं और 4 मुख्तलिफ सूबों से आते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा ये तरीका, और ये रिप्रेजेंट करता है वफाक को, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। ये याद रखिए, ये वाहिद जगह है जहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन है और वो इस ऐवान बाला को मुकम्मल करता है। फिर उन्होंने रेफरेंस दिया आर्टिकल 60 का, जो स्टार्ट होता है इस चीज से कि जब सेनेट ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट हो जाए। अब ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट का मतलब ये है, रेफर टू आर्टिकल 59 जिसमें कहते हैं 96 मेंबर्स आ जाए, तो फिर आप उसको बुलाते हैं और फिर उसमें जो पहला सेशन होता है उसमें आप सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब ये याद रखें कि इस वक्त केपी के 11 सेनेटर्स वर नॉट देयर, दैट मींस केपी की रिप्रेजेंटेशन वाज लेस बाय 11 सेनेटर्स। तो इस चीज को उन्होंने करते हुए कहा कि ये ठीक हो नहीं सकता, ये गलत है। अच्छा, इसके बाद फिर जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने अपनी तरफ से दलाइलें दी और उन्होंने
अपनी तरफ से ये कहा है कि जी इसमें आगे पैराग्राफ में देखिए ये लिखा हुआ है, लेकिन वो ये भूल के कहना कि वो पैराग्राफ स्टार्ट ही होता है कि जब ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सेनेट हो जाए, उसके बाद फिर आगे कॉमा आता है, फिर इट शैल एंड देन मीट अगेन, ठीक है ना। तो वो उसके बाद आखिरी 2-3 कर रहे हैं और अपनी कोई वो झाड़ रहे हैं। वहां पे जितने भी सेनेटर्स हैं, मेरी बात हुई थी कामरान मुर्तजा साहब से, मेरी बात हुई थी सादत अवान साहब से, मेरी बात हुई थी फारूक एस नाइक से। दे ऑल सेड कि ये गलत हो रहा है, लेकिन वो सारे इस बात पे कहते हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते थे और वो मानते थे कि ये गलत हो रहा है। अच्छा, अब वो रेफरेंस देते थे कि केपी में आप लोगों ने उन लोगों से हलफ नहीं लिया तो वो डिले हो गया, मतलब उसको केपी के जो सेनेट के इलेक्शन थे उसको डिले कर दिया है। तो भाई अगर वो कंप्लीट नहीं था और आपने डिले कर दिया है, तो जब सेनेट कंप्लीट नहीं है तो आप इसको डिले क्यों नहीं कर रहे? ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक सवाल उठाया जी सर कि जो उन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर चुना था वो इसहाक डार साहब को चुना था। इसहाक डार साहब जो थे ना वो पहले रिटायर हो गए थे और अभी दोबारा इलेक्ट होकर आए थे। उन्होंने सबसे ओथ लिया है, तो मैंने सवाल उठाया कि आप कैसे ओथ ले सकते हो, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि आपने तो खुद ओथ नहीं लिया हुआ। और हमेशा ओथ वो बंदा लेकर देता है जिसने पहले खुद ओथ लिया हो, तभी तो जो नेशनल असेंबली है उसमें स्पीकर और ये प्रोविंशियल असेंबलीज में स्पीकर रहते हैं जब तक अगली असेंबली ना आ जाए, फिर उसका वो ओथ उनको दिला के फिर वो हटते हैं और फिर नया जो होता है ना वो इलेक्ट होता है। इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर का ओथ जो होता है वो आपका प्रेसिडेंट लेता है, कोई और नहीं लेता। और प्रेसिडेंट आपको पता है आईनीदार आईनी वो है। तो मेरे लिहाज से तो आज की जितनी प्रोसीडिंग थी ये गैर आईनी थी। और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान के ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सूबे को उन्होंने नजरअंदाज करते हुए सब कुछ किया है। उसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो क्या ये सारी कार्रवाई रिवर्स हो सकती है हुमायूं साहब? वी हैव फेल्ट रियली बैड अबाउट दिस। तो क्या ये सारी कार्रवाई जिसको आप गैर आईनी गैर कानूनी कह रहे हैं सर, मुतनाज़े हो चुकी है, क्या ये रिवर्स हो सकती है या नहीं हो सकती? देखिए, रिवर्स की बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे अफसोस इस बात का है, चाहे मैं जिस मर्जी पार्टी से हूं, मुझे अफसोस इस बात का है कि हम लोग सब पॉलिटिशियन, हम लोग पता नहीं क्यों हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो कि आइन के खिलाफ वर्जी करते हैं, और हम खुद ही कर रहे हैं, चाहे किसी के कहने पे कर रहे हैं, चाहे एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए कर रहे हैं, पर हम कर रहे हैं। और हम लोग ऐसी प्रेसिडेंट सेट करते जा रहे हैं आने वाले लोगों के लिए कि जो पहले से ज्यादा बुरी प्रेसिडेंट्स है। चाहे वो आप ये देखें कि हर दफा धांधली जो होती है वो पहले से ज्यादा सख्त होती है, ज्यादा ब्लेटेंट होती है। हमें आइन की कोई परवाह नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बात चीजों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उसका प्रोसीजर प्रॉब्लम जो है मैं उस चीज के खिलाफ हूं। मैं इन प्रिंसिपल एक्सटेंशन के खिलाफ हूं, क्योंकि एक्सटेंशन से इंस्टीट्यूशन तबाह होते हैं। सर ये बताइए हुमायूं साहब, केपी को नजरअंदाज करने से क्या इम्पैक्ट होगा, क्या होगा इससे, इस अमल से? देखिए, अगर आप मुझसे सच पूछें तो होगा इसलिए कुछ नहीं कि हमारे जो सो कॉल्ड लॉ मेकर्स हैं उनको परवाह नहीं है कि लॉ टूट रहा है या नहीं टूट रहा। उनको परवाह नहीं है कि हम लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जब एक इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई के दरमियान की तमीज ही खत्म हो जाए, उसको क्या लगे कि क्या हो रहा है, उसको इससे फायदा होता है कि क्या मेरा पेट भर रहा है या नहीं भर रहा। ये जब 5-10 बंदों को कत्ल करें, उससे जो पैसे मिलते हैं वो अपनी जिंदगी चलाते हैं, उसको क्या पता कि कौन मरता है कौन नहीं मरता। यहाँ पे आइन को आप रोजाना मार रहे हो
आपका काम चल रहा है, आपकी रोजी लगी हुई है, आपका पेट भर रहा है, आपको उससे क्या प्रॉब्लम है? आइन मरता है, रगड़ के खाता है या क्या करता है? ये लोग तो सारे आइन के कातिल हो गए हैं। ठीक सर। उसको बेचते हैं, उसको कत्ल करते हैं, उसको जख्मी करते हैं। लेकिन अल्लाह की कसम, अगर किसी के माथे पे एक भी शिकन पड़े, सब रिलैक्स्ड हैं सर, किसी के माथे पे कोई शिकन नहीं। हुमायूं साहब कुछ नहीं है। हुमायूं साहब कुछ एक अच्छी नहीं। खबर यह आई है कि 9 मई के 20 मुजरिमान को हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने माफी दे दी है। आई थिंक बड़ी पॉजिटिव न्यूज है सर, आप कैसे देखते हैं सर इसे? देखिए, अगर आप इसको एज एन इंसिडेंट इंडिविजुअल उठाकर देखें तो 20 लोग जिनको सजा मिली थी 1 साल से कम, उनको चीफ ऑफ आर्मी साहब ने माफ कर दिया। फेयर एनफ, अच्छी बात है। लेकिन जब आप इसको ओवरऑल देखते हैं, इनको सबसे पहले तो आर्मी एक्ट के लिहाज से ट्रायल ही नहीं करना चाहिए था, तो वो गलत हुआ है। तो अगर आप एक गलत चीज को जस्टिफाई कर रहे हो तो वो गलत है। तो मेरे लिहाज से तो ये सारा प्रोसेस ही फ्रॉड था, ये सारा प्रोसेस ही गलत था। ना उसमें किसी ने सुना है कि इनके साथ क्या जिरा हुई है, ना किसी ने देखा कि इनके खिलाफ वो कौन से ऐसे शवाहिद जो प्रूव किए गए थे। हमें इतना बताया गया था कि वो जितने भी सीसीटीवी थे वो खराब थे, वो कोई प्रूफ हमने देखा नहीं है। तो जब सारी चीजें देखी नहीं है, एक ब्लाइंड चीज हो रही थी, तो फिर वो तो प्रोसेस ही गलत हो गया ना। उसके अंदर आप क्या, मैं मिसाल दे देता हूँ। फर्ज करे एक वो किसी इंसान के रेप हो जाता है जी, ठीक है, फिर आप उन्हें कहते हैं कि यार इसको हमने कॉम्पनसेट कर दिया, या इसको चलो यार इसकी वो शादी करा दी, या जो भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन आप उस रेप का जिक्र नहीं कर रहे हो जो गलत हुआ था, उसको आप नजरअंदाज कर रहे हो। यकीनन हम जा किस तरफ रहे हैं? देखिए, हम ओवरऑल जिस तरफ जा रहे हैं, ये रुख हमारा ठीक नहीं है। अब उसमें अगर आपके पास जेब में चंद पैसे आ जाते हैं, दैट डज नॉट जस्टिफाई कि यू आर डूइंग द राइट थिंग। बिल्कुल ठीक। हम मुआशरे को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? ये मुआशरा पिछले 30, 35, 40 सालों में तबाह होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं सर। मैं तो इस बात पर अग्री करता हूं आपकी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रमज़ान के मुबारक महीने में जितने रेप इंसिडेंट्स मदरसों के अंदर मौलवियों के हाथों, मौलवियों के हाथों रिपोर्ट हुए हैं, मैं तो बड़ा परेशान था कि शैतान तो बंद होता है लेकिन फिर भी मौलवी सुधर नहीं रहे। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। हम जानते हैं सर हमारे मुल्क की इकोनॉमी इस वक्त कहाँ खड़ी हुई है। हम ये जानते हैं सर, जो डेटा सामने आ रहा है कुछ एक्सपर्ट एनालिसिस के मुताबिक 2018 में सर जो ईद शॉपिंग हुई थी, दैट वाज 1100 बिलियन, 1100 अरब रुपए। ये नंबर सर डिक्रीज होकर आ गया है कोई 370 अरब रुपए के ऊपर। माशी हालात इस कदर दबाव का शिकार हैं। एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि सर डिच कोर्ट में एक बाप ने अपनी 4 साला बेटी को मार दिया अपने हाथों से, क्योंकि उस बेटी ने ईद के कपड़े मांगे। आज सर खबर आई नौशेरो फिरोज में एक 16 साला नौजवान ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उसका बाप उसको ईद की शॉपिंग नहीं करा सकता था। बड़ा हमारे सर सोसाइटी में इस वक्त बड़ा प्रेशर है मुआशी तौर पे, और हर कोई चाहता है कि ईद पे वो नए कपड़े ले, और जब ईद पे नए कपड़े नहीं मिलते हैं तो वो इतने एक्सट्रीम स्टेप्स उठा लेते हैं कि सर मेरा तो दिल टूट जाता है। सर आप कैसे देखते हैं सिचुएशन को हुमायूं साहब? देखिए, बात ये हो जाती है कि अगर आप एज एन इंसान ये सब देखें, सोचें, तो आपका दिल दुखता है। जब आप इन सब चीजों को, फॉर एग्जाम्पल जो हम विजुअल्स देखते हैं फलस्तीन की, कसम से दिल कांपता है। ये किस किस्म के इंसान है, किस किस्म के लोग हैं जो एक नस्ल को टोटल तबाह करने में उनके सर पे जूं तक नहीं रही थी, और हम उसको जस्टिफाई कर रहे होते जस्ट बिकॉज कि किसी ने एक गलत काम किया है। आप पूरी उस क्या कह सकते हैं, कौम को तबाह करने के लिए, तबाह मीन्स उनको मारने के लिए चले जाते हैं। और उसकी असल बात यह है कि आप देखें कि उनके नेबर्स क्या कर रहे हैं। उनके नेबर्स वो मुसलमान हैं कि जिनको उनके साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो उसके साथ खड़े हो रहे हैं कि जो इनको मार रहा है। अच्छा, अब सुनने में ये आ रहा है कि वहां पे जो
जमीनें फलस्तीनियों से खरीद रहे थे, वो अरब खरीद रहे थे, और अरबी खरीद के, मतलब अरबी मीन्स अरबिक स्पीकिंग पीपल नेशन, ठीक है, और वो ज्यूज को बेच रहे थे। अच्छा, उसके बाद और इस किस्म की चीजें हैं जो हम कर रहे हैं। तो अब मैं आ जाता हूं पाकिस्तान की बात पे, जो आप कह रहे हैं। वो सारे लोग जो इस वक्त मैं पूछता हूं, जो अदालतों में बैठे हुए जज हैं, क्या उनका दिल नहीं दुखता जब वो गलत फैसले कर रहे होते हैं? क्या हम लोगों को बिल्कुल इस बात का खौफ नहीं है कि हम लोगों ने अल्लाह के सामने हाजिर होना है? क्या हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि हम लोग आज अगर ये कर रहे, कल को चाहे हमारे साथ होता नहीं होता, किसी के साथ तो हो रहा होगा ना ये जाति। वो आपने मौलवी साहब की मिसाल दी है, एक मौलवी साहब है वो गलत काम कर रहे हैं, दूसरा मौलवी आके उसको बचा रहे हैं। इमेजिन, मतलब इज दिस व्हाट वी आर नाउ लेफ्ट विद? बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। आई एम आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो वेरी मच। आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। सेनेटर हुमायूं खान मोहम्मद साहब असां गॾु मौजूद हैं। उन्होंने भी वाज़े चई छॾियो आहे कि जंहिं स्टेज ते असां अची विया आहियूं, मुआशी तौर ते, मुआशरती तौर ते, सियासी तौर ते असांखे सोचणु घुरिजे असां किथे बीठा आहियूं। छो कि यकीनन अॼु सेनेट जो इजलास त थियो आहे, पर हिकिड़े सूबे खे कंप्लीटली नज़रअंदाज करणु एहसास कमतरी पैदा कंदी, सूबनि में डिवाइड वधीक पैदा कंदी, जेको न थियणु घुरिजे। अल्लाह करे कि अचण वारा ॾींहुं बहितर हुजनि। हिकिड़ी ब्रेक वठो, ब्रेक खां पोइ डिस्कशन कंटिन्यू कंदासीं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू स्ट्रेट फॉरवर्ड। यकीनन अॼु असांखे ख़बर आहे कि मुआशी हालात मुल्क जा केतिरा तबाहकुन आहिनि। महांगाई, बेरोज़गारी सभिनी खे परेशान कयल आहे। ईद मथे ते बीठी आहे, काफ़ी माण्हू शॉपिंग नथा करे सघनि, पोइ परेशानी जा शिकार थी वेंदा आहिनि, डिप्रेशन में हलिया वेंदा आहिनि। ऐं डिप्रेशन हिकिड़ी तमामु वॾी बीमारी आहे, हिनखे बि असांखे ख़बर हुजणु घुरिजे। इहा ई वजह आहे कि असां ॾिसूं था कि डिजकोट में, पंजाब जो शहर आहे डिजकोट, जिथे हिकिड़े पीउ पंहिंजी 4 सालनि जी नियाणी खे पंहिंजे हथनि सां क़तल करे छॾियो। वजह रुॻो नंढी सी, सिंपल सी। हुन नियाणी ईद जा कपिड़ा घुरिया। 16 सालनि जो नौजवान ख़ुदकुशी करे वरिती नौशेरो फिरोज़ में। वजह इहा आई कि हुन वटि पैसा कोन्हे हा ईद जी शॉपिंग लाइ। एट द सेम टाइम असां ॾिसूं था कि पाकिस्तान में जेको रईस तर थो थींदो वञे, हुनजो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग केतिरो मथे हलियो पियो आहे कि हो शायदि ईद ते 10, 15, 20 जोड़ा वठी सघे थो ऐं वठंदो बि आहे, पर जेको ग़रीब आहे उहो हिकिड़ो जोड़ो बि कोन थो वठी सघे। मां त शुक्र अदा कंदो आहियां कि सैलानी ऐं JDC जहिड़ा इदारा पाकिस्तान में कमु कनि पिया, जंहिंजे करे खोड़ अहिड़ा माण्हू जेके ईद मल्हाइण अफोर्ड कोन था करे सघनि, हुननि जी ईद सही गुज़री वेंदी आहे, इज़त सां गुज़री वेंदी आहे, सफ़ेद पोशी सां गुज़री वेंदी आहे। पर अॼु असां ॾिसूं था कि स्टॉक मार्केट नया रिकॉर्ड्स टच कया आहिनि। KSE 100 इंडेक्स 70,000 जी नफ्सियाती हद उबूर करे वियो। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे उस्ताद मोहतरम है। शाहिद साहब बेहद मशकूर, शुक्रगुजार। अस्सलाम वालेकुम, एडवांस में आपको ईद मुबारक सर। वालेकुम अस्सलाम, आपको और सुनने वालों को, देखने वालों को ईद मुबारक। अब सिद्दीकी साहब, इस ईद पे ना बहुत सारी सर सैड न्यूज़ आई हैं। ईद से पहले ही डिजकोट में एक बाप ने अपनी 4 साला बेटी को मार दिया ईद के कपड़े मांगने पर। नौशेरो फिरोज़ में एक 16 साल लड़के ने खुदकुशी कर ली, ईद की शॉपिंग नहीं कर सका। सोसाइटी में सर बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है माशी हालात को देखते हुए। और दूसरी तरफ सर मैं देख रहा हूँ स्टॉक मार्केट ने 70,000 की नफ्सियाती हद उबूर कर ली। हजम नहीं हो रही सर बात मुझे, आप प्लीज़ एक्सप्लेन करेंगे उस्ताद मोहतरम? तल्ला जतोई साहब, आपका बेहद शुक्रिया। आपने जो इब्तदाई कलमात कहे हैं उसमें बहुत तमाम बातें बिल्कुल हकीकत पसंदाना हैं, और आवाम को जो तकालीफ हैं ये हो सकती हैं उसकी बिल्कुल सही तर्जुमानी की है। अब मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि 2023 और 2024 का ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें पाकिस्तान की मईशत की शरह नमू इंतहाई सुस्त रही, औसतन 0.75% सालाना। लेकिन महंगाई की शरह जो है बहुत ज़्यादा ऊंची रही। लेकिन जो चीज़ हैरान कुन है, और ये मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ, बहुत हैरान कुन है कि माली साल ने कैलेंडर ईयर 2022, कैलेंडर ईयर 2023 और 2024 के ये 3.5 महीने, इसमें पाकिस्तान के ताकतवर तबकों ने और पाकिस्तान में बैंकों ने, जिनकी अक्सरियत मालकान गैर मुल्की है, उन्होंने बेतहाशा दौलत कमाई है। और इसकी पाकिस्तान की 77 साल तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती कि इतने मुख्तसर मुद्दत में इतनी ज़बरदस्त पैसा कमाया हो। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड पर है, ये जो बात मैं कह रहा हूँ इसको कोई आदमी चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये इतनी शर्मनाक बात है कि गुर्बत बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है,
आलमी बैंक चीख के कह रहा है कि जनाब 40% इस मुल्क की आबादी जो है वो गरीब है और 1 करोड़ लोग मजीद जो है वो बेरोजगार, वो गरीब के नीचे जाने का खदशा है। और चूंकि मईशत गिरो नहीं कर रही, रोजगार नहीं है, तो जाहिर है कि गुर्बत तो बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है और जो है महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। तो जो अभी आपने एक तकलीफ दे 1-2 वाक़यात बताए, वो असल में ये चीज़ जाहिर करती है कि हमारे जो अब करोड़ों गरीब आवाम हैं वो अपने मुस्तकबिल से मायूस हो चुके हैं, वो अपने बच्चों के अगली नस्ल के मुस्तकबिल से मायूस हो चुके हैं और उन्हें जो है कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है। नफ्सियाती मसाइल उनके जन्म ले चुके हैं, घर पे मारपीट के बाद खुदकशी और इस किस्म की चीज़ों की भी और स्ट्रीट क्राइम्स की भी तो आदतें आ रही हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो डेस्परेशन की हैं, लोग मायूसी की हैं, बददिली की हैं, एहसास महरूमी की हैं और ये तमाम चीज़ें मईशत के लिए ख़तरा तो है ही, सलामती के लिए ख़तरा है। अगर किसी कौम की बड़ी आबादी का बड़ा हिस्सा, वो भी ऐसा मुल्क जो आबादी के लिहाज से 5वां दुनिया का बड़ा मुल्क है, अगर उसकी बड़ी आबादी जो है अपने मुस्तकबिल से, अपने बच्चों के मुस्तकबिल से मायूस हो जाए तो सलामती के लिए जो खतरा है उसको कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता और ये बहुत संगीन बात है। इसलिए मीडिया नोटिस ले, हुकूमत नोटिस ले, अफवाज पाकिस्तान को नोटिस लेना होगा कि वो कुर्बानियां दे रहे हैं, पुलिस कुर्बानियां दे रही, अवाम कुर्बानियां दे रहे हैं दहशतगर्दी के लिए। लेकिन ये नई जंग हम जीतेंगे इसलिए कि लोग जो है वो मायूस है और इक़्तिसादी दहशतगर्दी अवाम के साथ हो रही है। तो जब तक ये एहसास आप प्रोग्रामों के जरिए आप अवाम को नहीं बताएंगे, लेकिन मैं माजरत के साथ मीडिया भी इस वक्त 90% टाइम जो है वो सियासतदानों की तकरीरें बेल हुई नहीं हुई, कल क्या होगा, 10% जो टाइम है वो इन मसाइल पर जाता है। हालांकि उल्टा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक उल्टा होगा तो आवाम में बेदारी आएगी, जो कि नहीं है। अभी तक उनको ये नहीं पता कि जो ये सऊदी अरब में वजीर आज़म हमारे गए थे अभी वहाँ पर VIP उमरा करने के लिए, खाने काबा के अंदर जाने के लिए यकीनन प्राइम मिनिस्टर को बड़े प्रोटोकॉल्स मिलते हैं वहाँ पे पूरी काबीना के साथ। अब ये बताएं सर, ये जो $5 अरब की इन्वेस्टमेंट का कहा गया है, मुझे तो सर वो पुरानी इन्वेस्टमेंट्स के बाद ही याद आ गया कि सऊदी अरब जो है पाकिस्तान में रिफाइनरी लगाएगा, ग्वादर में, बलूचिस्तान में, उसका कुछ नहीं हुआ। अब एक नया वादा और आ गया है कि $5 अरब की इन्वेस्टमेंट होगी। आप कैसे देखते हैं इन वादों को सर? देखिए, इस वक्त सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि हुकूमत पाकिस्तान को ये बात पता है कि अगर हमें IMF से कर्जा मिल जाता है, जो कि मिल जाएगा, हमें आलमी मालियाती इदारों से कर्जा मिल जाता है, जो कि मिल जाएगा, हमें जो है ना वो चीन से रोल ओवर भी मिल जाता है और हमें दोस्त ममालिक से और पैसा भी मिल जाता है, उसके बावजूद 2025 का जो माली साल है और उसके बाद उसमें हम अपने बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा अदायगियाँ हैं। तो एक बुहरानी कैफियत है और इसतरारी कैफियत है, डेस्परेट सिचुएशन है कि उसमें वो गैर मेयारी, परेशान कुन सरमायाकारी लाने की कोशिशें कर रहे हैं। मैं 2 लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, गैर मेयारी और परेशान कुन। पाकिस्तान में माजी में अगर आप देखें तो मेयारी सरमायाकारी तो बहुत कम आई है, कहाँ आती है? ये तो बैंकिंग सेक्टर में आ गई, निजकारी कर दी। ये थोड़ी वो सरमायाकारी तो वो होती है जिससे आपकी इंपोर्ट्स कम हो, आपकी एक्सपोर्ट बढ़े, लोगों को रोजगार मिले, GDP बढ़े। तो वो तो आपने देखा कि जो CPEC है उससे भी वो मकसद तो नहीं हासिल हुआ। अब ये जो कुछ हो रहा है इसको मैंने परेशान कुन क्यों कहा? देखिए, ज़्यादा इम्कान ये है कि रिकॉर्डिक में एक सरमायाकारी आएगी, उसकी तफसीलात हमें नहीं पता, मगर हमें ये पता है कि एक मुआहदा पाकिस्तान ने किया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी, उन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया और उसको कहा कि जी ये गैर कानूनी है। वो गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया, वो मुआहदा कैंसिल हो गया। उसमें क्लॉज थी कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, वहाँ पर उन्होंने $11 अरब का पाकिस्तान पे जुर्माना कर दिया, जो हम दे नहीं सकते थे। बड़े परेशान हुए तो उन्हीं पार्टी से बात की कि ये जुर्माना हम कहाँ से दें। उसने कहा नहीं, आप मेरे साथ मुआहदा कर लें और हमें ये काम दे दें तो हम कमा लेंगे उससे। तो $1 अरब उन्होंने जुर्माना अदा किया, बाकी उनके साथ एक एग्रीमेंट करके उनको 50% हिस्से दे दिए और वो उससे ज़्यादा कमाएंगे अब वो। लेकिन 50% जो दिए तो बचे 50%, उसमें 25 वफाकी हुकूमत के हैं और 25 जो है ना वो सूबाई हुकूमत के हैं। आप वो 25 भी देना चाहते हैं, उसका एक हिस्सा। तो अगर ये तो सरमायाकारी नहीं है। दूसरी बात नुकसानदेह है। दूसरे ये कि कंट्री टू कंट्री जो रिजकारी होती है, जो ये हो रही है, इसमें आलमी बैंक ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। PTCL का आपने करके देख लिया हशर क्या हुआ, इसलिए कि PTCL में आपने $800 मिलियन हमें उन्होंने रोके हुए हैं हमारे 2006 से।
अब आ गया 2024, तो जो $800 मिलियन रोके हैं, आपको पता है कि उस पर सूद ही जो है $2 अरब बन गया। तो मेरा कहना ये था कि ये चीजें आएगी सरमायाकारी, लेकिन ये इसरारी कैफियत में आ रही है मईशत को तबाही बर्बादी से बचाने के लिए, और इसके नुकसान आगे होंगे। आज आप रोते हैं कि जी IPPs के गलत फैसले हो गए, हम फंस गए। आने वाले वर्षों में ये कहेंगे जी ये तो रिकॉर्ड करके चले गए। फिर बलूचिस्तान के अवाम से भी किसी ने पूछा है, ये वहां पर है, उनकी क्या सोच है? उनकी सोच है भाई गवादर आपने इतना डेवलप किया, हमें तो कुछ नहीं मिला, अब आप ये कर रहे हैं। तो वहां जो ऐसी तहरीकें हैं जो पाकिस्तान दुश्मन है, जिसको बाहर से सपोर्ट मिल रही है, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो यही बात करेंगे भाई तुम्हें इसमें क्या मिलने वाला है। मेरा कहना यह था कि जरा एहतियात की जरूरत है। ये आ जाएगी सरमायाकारी, लेकिन इससे फायदा होने के बजाय खुदा न खास्ता मुझे अल्लाह मेरी बात गलत साबित करे, क्योंकि शफाफियत नहीं है, कुछ बता नहीं रहे हैं क्या हो रहा है। पार्लियामेंट को बताएं, कौम को बताएं क्या शराइत होंगी, क्यों होंगी, और क्यों लेना चाहते हैं आप। ये हमारे पास इतनी सोना है, तांबा है, ये तो बड़ी जबरदस्त दौलत है। अगर यहाँ सही मानों में सरमायाकारी आती, जो नहीं आती, तो मेरे ख्याल से 14-15 साल में कोई टोटल $48 अरब की सरमायाकारी आई है। तो ये तो वो भी निष्कारी की है, अच्छी सरमायाकारी अब भी नहीं आ रही। तो मैं तो इस पर थोड़ा सा माजरत के साथ कहूँगा, मुझे परेशानी है कि सरमायाकारी के ऊपर उसकी डिटेल्स पता नहीं है, और लाना है तो PIA में लाएं, उसको वहां जाके उसको चलाएं, उसको निष्कारी ला के दिखाएं वहां पर। सिद्दीकी साहब, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रेशर है वो हमारे पावर सेक्टर का है, गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें। मुझे बड़ी खुशी हुई ये खबर जब मेरे सामने आई कि पाकिस्तान ईरान से गैस लेने के लिए पाइपलाइन पे काम शुरू कर चुका है और बना रहा है, जबकि हम जानते हैं कि अमेरिका का दबाव वहां पर खड़ा हुआ है। आपकी नज़र में ये जो ईरान से हम गैस लेने जा रहे हैं, पेट्रोल लेने जा रहे हैं या फिर पावर लेने जा रहे हैं, हम कामयाब हो पाएंगे इसमें? क्या सस्ती पावर मिलेगी पाकिस्तानियों को ताकि मुआशी नमू कुछ बेहतर हो सके? तल्ला जतोई साहब, जब तक ये कौम को सही बात नहीं बताएंगे ना, गलत फहमियाँ होती रहेंगी। हुआ ये था कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने जब हमारे साथ मुआहदा हुआ, उस मुआहदे के तहत उन्होंने पाकिस्तान की सरहद तक पाइपलाइन डाल दी। जी हाँ। और पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी कि वो उनकी सरहद तक अपने इलाके में पाइपलाइन डाले। बिल्कुल, हमारी लीगल रिक्वायरमेंट है। और अगर वो हम नहीं डालते, सैंक्शन और नो सैंक्शन, वो पाकिस्तान पर $18 अरब का जुर्माना कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो उनकी मेहरबानी है। पाकिस्तान से मोहब्बत कह लें, इस्लाम से तो मोहब्बत कह लें, या उनको पता है पाकिस्तान की मजबूरी है, अमेरिका का दबाव है, तो हमने उससे बचने के लिए पाइपलाइन डालनी शुरू की है। ये अब रिकॉर्ड पर है कि मैंने 2010 में ये कहा था कि भाई आप नवाब शाह तक डालने की बात छोड़ दें, आप गवादर तक डालें, छोटा सा एरिया है 80 मील का, वहां डाल लें और वहां से गैस ले लें और वहां से पावर जनरेशन शुरू कर दें। उन्होंने नहीं किया। अब वो $18 अरब से बचने के लिए इन्होंने फिलहाल ये काम शुरू किया है। अमेरिका ने ये वाज़ेह कर दिया है कि वो फिलहाल पाकिस्तान को इजाज़त नहीं देंगे कि वो जो है वो सैंक्शंस के खिलाफ जाए। अलबत्ता उन्होंने इस बात का इशारा किया कि चूंकि मईशत तबाह है, फिलहाल पाकिस्तान को ढील देने के लिए वो CPEC पर कोई सख्त हाथ नहीं रख रहे, इसलिए कि वो मुस्तकबिल में रखने का इरादा रखते हैं। जब और मजीद कमज़ोर हो जाएगी और खोखली हो जाएगी, तो फिलवक्त तो जो ये है कि अमेरिका का अभी तक तो यही है कि वो नहीं चाहते हैं कि फ़िलहाल लेने दें, और हम जुर्माने से बचने के लिए ईरान के सदर भी आने वाले हैं, उनको बताएंगे जी हम तो ये ठीक है, उन्होंने अब तक हमारे साथ मेहरबानी की, लेकिन अब वो ये कहेंगे जी हम तो ये करके डाल देते हैं। अब अगर वहाँ से सैंक्शन नहीं होती तो आप ज़रा मेहरबानी करें, हमारा ख्याल करें। हालांकि हमें दरख्वास्त देनी चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा में कि हमारे यहाँ एनर्जी शॉर्टेज है, दुनिया कह रही है, तो हमें आप इजाज़त दें सैंक्शन। भारत भी तो ले रहा है, हम भी लें। अभी तेल तो वहां से स्मगल होके आ रहा है, इसलिए तेल लेने की तो जरूरत नहीं है। आज भी स्मगल हो रहा है ट्रकों के जरिए। 4000 मेट्रिक टन रोजाना सर। जी रोजाना। सर ये बताइए, जो स्टॉक मार्केट में जो तेजी देख रहे हैं, 70,000 की नफसियाती अदबूर होते हुए देख रहे हैं, क्या ईदी निकालने के लिए हो रही थी सर? आर्टिफिशियल बबल था ये ईद का सर? देखिए, इसमें तो कोई शुबे की बात नहीं है, लेकिन उसके 2-3 फैक्टर्स हैं, मैं आपको बता दूं। अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि 2022 कैलेंडर ईयर, 2023 कैलेंडर ईयर और ये 3.5 महीने, इसमें जितनी बेदौलत लोगों ने कमाई है, कारपोरेट इदारों ने कमाई है, बैंकों ने कमाई है, उसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं है। अब वो जो कॉर्पोरेट इदारे और बैंक जिन्होंने कमाया है, वो तो डिविडेंड तो देना पड़ेगा ना उनको। वो डिविडेंड जो दे रहे हैं तो उस पर ये परमानेंट नहीं है, उस डिविडेंड की वजह से नंबर 1 तो ऊपर गया। नंबर 2 जो है, ये प्रेस्टीज पॉइंट बनाया है SIFC ने कि स्टॉक एक्सचेंज अगर ऊपर जाएगा तो मईशत की तरक्की की अलामत होगा, जो कि नहीं होता। तो उन्होंने ये इदारों को अहकामात जारी किए
कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं कि आप परचेजिंग करें। ओके, वो बड़े पैमाने पे परचेजिंग कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे, तो डिमांड बढ़ रही है। फिर लोगों ने देखा कि अगर फिलहाल डंडा है उनके ऊपर तो इतनी जल्दी वो गिरेगा नहीं, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी कूद पड़े, वो भी अब कर रहे हैं, और गिरने से पहले पहले वो अपना पैसा निकाल के एक झटका मार देंगे। तीसरा, 125 अरब डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी की बात बार बार की जा रही है, और स्टॉक एक्सचेंज में ये तासुर दिया जा रहा है कि वो जब 125 अरब डॉलर आएगा तो पाकिस्तान तो वारे न्यारे हो जाएंगे। ये फैक्टर्स हैं, लेकिन इसकी कोई बुनियाद मौजूद नहीं है कि ये जो है वो पायदार रहे। अल्लाह ताला मेरी बात को बिल्कुल गलत साबित करे, लेकिन अल्टीमेटली इसने गिरना है, और फिर आप हेडिंग लगाएंगे ब्लड बाथ, स्टॉक एक्सचेंज में ब्लड बाथ। निगरा ज़माने में भी हो चुका है, अब फिर ये खतरा आगे जाके जाएगा। ऐसी चीज़ें कभी पायदार नहीं होती। मईशत अगर मजबूत होगी, उसका रिफ्लेक्शन आएगा तो वो पायदार होगा, जो कि नहीं है फिलहाल। सर एक और खबर थी आज की, उस पर भी आपका कमेंट ले लूँ। वजीर आजम पाकिस्तान ने ना तालीमी एमरजेंसी लगा दिया हमारे मुल्क में, और कहा है कि तमाम चारों सूबों में दानिश स्कूलों का नेटवर्क हम फैला देंगे। सर अब मैंने अपनी आंखों से देखा है सिद्दीकी साहब, एक PhD इकोनॉमिक्स फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी सर 25,000 की नौकरी कर रहा था। सर मेरा तो दिल डूब गया वहाँ पे कि यार इस बंदे ने इतनी मेहनत की है, इतनी आला तालीम हासिल की है, और आज इस सिर्फ 25,000 की नौकरी कर रहा है, जो तकरीबन हमारे मिनिमम वेज से भी कम है। ऐसे में सर ये दानिश स्कूल क्या हासिल करेंगे? क्या आपको लगता है ऐसे कुछ अचीव हो पाएगा? पहला जतोई साहब, मैं कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। प्लीज सर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1-1.5 साल तक 2009 में मुज़ाकरात किए, मामलात किए, और एक मुआहदे पर दस्तखत कर दिए कि 2015 तक तालीम की मद में 7% GDP का खर्च किया जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे में डाल दिया पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में। उसके बाद जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, उन्होंने भी डाला कि हमारा ये मुआहदा हो चुका है कि हम 2015 तक GDP का 7% करेंगे। ये तो 2% भी आज नहीं कर रहे, और ना करने का इरादा है इनका कोई ज़्यादा 2000 जो अगले 5 साल हैं। तो ये तो बिल्कुल मैं वाज़ेह बताऊं, आज तालीम और सेहत की मद में हम 6,000 अरब रुपया सालाना कम खर्च कर रहे हैं, नंबर 1। और उसके लिए अगर आपको इन बच्चों को स्कूल भेजना है तो कम से कम 2.5 लाख तो आपको जो है नए स्कूल बनाने पड़ेंगे, डबल शिफ्ट करनी पड़ेगी, और 4.5 लाख टीचर लगाने पड़ेंगे, जो आपके पास नहीं है। 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, और ये जो इन्होंने आइन है, आइन है पाकिस्तान 25 अलिफ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि जी इलेक्शन कराएं, आइन कहता है, तो आइन तो ये भी कहता है कि 25 अलिफ के तहत कि 16 साल तक का हर बच्चे को अब लाजिम मुफ्त तालीम दें, तो आप तो नहीं दे रहे, तो वो तो 2080 तक भी नहीं देंगे। तो ये सियासी जगलरी छोड़ें, मुझे आप बताएं, आइन कहता है आपने 2015 तक का वायदा किया, दोनों इक़्तिदार में हैं इस वक्त, 26 मिलियन बच्चे हैं, तो आप बताइए कि जब तक स्कूल डबल शिफ्ट ना करें, 5 लाख टीचर अपॉइंट ना करें, ये सियासी खेल बहुत हो चुके हैं। ये खुदा के लिए कौम के हाल पर रहम करें। हमारे यहाँ गुर्बत बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, लोग जो है स्कूल जाने वाले कम हो गए हैं, बल्कि जहाँ मुफ्त बच्चे आया करते थे, मेरे इल्म में है, उन्होंने स्कूल से उठा लिया बच्चे को कि भाई ठीक है मुफ्त है तालीम, लेकिन हम जो है तुमसे चाइल्ड लेबर कराना है, मेरी तनख्वाह पे गुजारा नहीं है। तो आप ये हालात को आंखें बंद करके ये नारे लगाना कि ये तालीमी जैसी, मैं पूरी माजरत के साथ कह रहा हूँ, ये सियासी खेल अपनी कौम के साथ बंद करते हैं। अब आप अमली बताएं कि ये 26 मिलियन बच्चे नहीं जा रहे, इसके लिए आपने 5 साल में क्या करके दिखाएंगे? वो नहीं कर रहे हैं, वही सियासी खेल है जो पहले हुआ करता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, सो काइंड ऑफ यू। आपने पूरी कौम को समझाया, हमें समझाया, जज़ाकल्लाह खैर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। जो वर्ड इस्तेमाल किया शाहिद साहब, ये गौर तलब में गैर मयारी परेशान कुन सरमायाकारी, यकीनन अज असां ॾिसूं था कि इकनॉमिक हिटमैन जी असांजे मुल्क में अची विया आहिनि, माशी बदहाली एतिरी थी चुकी आहे जंहिंजी का इंतिहा न हुजे। ऐं असांजा वज़ीर आज़म इहो था चवनि 4 सूबनि में स्कूल्स ठाहींदासीं, तालीम आम कंदासीं। यकीनन तालीम ज़रूरी आहे, पर तालीम के अलावा भी जेके हाणे ज़रूरी शयूं आहिनि अॻु में उहे थियणु घुरिजनि। अमन अमान जी सूरत हाल बहितर थिए, जॉब्स क्रिएट थियनि, असांजी इंडस्ट्री सुठियूं थियनि, एग्रीकल्चर खे जेके शयूं खपनि ज़राअत खे उहे ॾिनी वञनि, भाण हुजे, बिज हुजे, खाद, हर शइ ब्लैक में आहे। कणक जो रेट ॾिसो, ॿियनि फसलनि जो रेट ॾिसो, इहे प्राइस मैकेनिज़म केरु थो सेट करे, केरु इहो प्राइसिंग थो सेट करे? सोचण जी ज़रूरत आहे कि असां जेके पॉलिसीज़ ठाहियूं पिया, जीअं मैनिपुलेशन कयूं पिया, हिन सां छा मुल्क तरक़ी कंदो? हिन ईद जे ॾींहं ते पाण सभु मिली दुआ कंदासीं, इंशाअल्लाह ईद जी नमाज़ में दुआ कजो कि पाकिस्तान खे अलाह साईं हिन मुश्किल वक़्त सां कढे, असांजे फ़लस्तीनी भाइरनि खे हिन मुश्किल वक़्त सां कढे,
असांजे कश्मीरी भाइरनि खे हिन मुश्किल वक़्त सां करे। मूंखे इजाज़त ॾियो, तव्हांखे वंस अगेन एडवांस में ईद मुबारक, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।